राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीधि। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिकल एंड साइंटिफिक राइटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एंड बेस्ड साइंस, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, प्रमाण आधारित औषधियाँ। सबका सर्वप्रथम प्रयोग सन 1990 में किया जाता है। सर्वाधिक रूप से शब्द का प्रयोग MC मास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा द्वारा किया जाता है। लेमिनेशन ऑफ EBM विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण की हुई एवं विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हुए अनुसंधानों को चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा हेतु आधार बनने की उचित व्यवस्था को ही EBM कहा जाता है। परंपरागत रूप से चिकित्सा करते हेतु अपने स्वयं के अनुभवों, दूसरे चिकित्सकों के अनुभवों एवं अध्ययन के दौरान प्राप्त किए गए ज्ञान का सहारा लिया जाता है। वर्तमान के चिकित्सक अपने अनुभव बांटने के लिए सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब आदि का सहारा लेते हैं। सन 1970 में चिकित्सकों पर व्यवस्थितियों का प्रयोग सोशल फेसबुक, यूट्यूब आदि का सहारा लेते हैं। सन 97 में चिकित्सक पर व्यवसाय के आरोप लगे, अर्थात यह आरोपी रोगियों पर अनावश्यक रूप से केवल आर्थिक लाभ हेतु औषधियों एवं चिकित्सक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात सन 1999 में नैरेटिव मेडिसिन अर्थात वर्णनात्मक चिकित्सा पद्धति का विकास हुआ, जिससे में कि चिकित्सा करने हेतु साहित्यिक ज्ञान, आप्तोपदेश एवं अनुभवों का सहारा लिया जाता था। इस प्रकार की पद्धति में पूर्ण विचार विमर्श करने के रोगी के जो कि सर्वाधिक एवं प्रथमात्मक उपयोगी है उसी प्रकार की औषधियों एवं चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। ट्राइब ऑफ EBM एक उत्तम चिकित्सक की अंतिम निर्णय तक पहुंचने वाले पहले 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान करते हैं: व्यक्तिगत अनुभव, अन्य उपलब्ध प्रमाण, रोगी की अनावश्यकता। इंडिविजुअल क्लिनिकल एक्सपर्टेंस, बेस्ट एक्सटर्नल एविडेंस, पेशेंट वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन। स्टेप ऑफ EBM चिकित्सक हेतु अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए निम्न क्रम स्टेप्स का अनुसरण करना चाहिए। फॉर्मुलेशन क्लिनिकल क्वेश्चंस, एक प्रश्न का निर्माण अर्थात किसी रोग हेतु चिकित्सक को औषधि, चिकित्सा पद्धति और नैदानिक के डायग्नोस्टिक टूल का चयन करना। प्रश्न का निर्माण कुछ इस प्रकार किया जाता है कि किस व्यक्ति के लिए किस रोग हेतु कौन सी औषधि या चिकित्सा पद्धति या नैदानिक पद्धति उपयुक्त रहेगी। एग्जाम्पल है, 1 वर्ष के व्यक्ति में पिछले 2 माह से उदरशूल नामक रोग में CT स्कैन एवं UCG में से कौन सी जांच की विधि उपयुक्त रहेगी। गैदरिंग एविडेंस के आंसर टू आंसर द क्वेश्चन। इस प्रश्न जिस विषय से संबंधित होता है उससे संबंधित समस्त साहित्य जैसे पत्र, पत्रिकाएं, संहिता, अनुसंधान, प्रायोगिक अध्ययन इत्यादि का गहनता से अध्ययन एवं उपरोक्त निर्णय तक पहुंचने के लिए उनकी परस्पर तुलना की जाती है। इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ द एविडेंस, यानी कि प्रश्न के विषय से संबंधित संपादित हुए अध्ययन जो कि अनुसंधानकर्ता रिसर्च द्वारा एकत्र किए गए हैं उनका मूल्यांकन एवं निर्धारण चिकित्सक द्वारा एकत्र किए गए उनका मूल्यांकन एवं निर्धारण का पैमाना पर किया जाता है। एकत्र किए गए अध्ययन कई प्रकार के हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के अध्ययनों की एक अलग अलग निर्धारित ग्रेड स्तर होता है। ये ग्रेड 1 से 5 तक होती है, अर्थात 5 ग्रेड सबसे श्रेष्ठ एवं 5 ग्रेड सबसे निम्न होती हैं। 1A, 1B, 2A, 2B, उसके बाद 3A, 3B एंड 4 एंड 5। ठीक है, अब जो 1A है वो देखो क्या कहती है कि जो 1A है वो कह रही है सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ रैंडमनाइज कंट्रोल ट्रायल। ठीक है, उसके बाद 1B क्या कह रही है, इंडिविजुअल RCT विद नैरो कॉन्फिडेंस इंटरवल। 2A सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ कंट्रोल स्टडीज। 2B इंडिविजुअल कंट्रोल ऑफ स्टडीज एंड लो क्वालिटी RCT। 3A सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ केस कंट्रोल स्टडीज। 3B केस कंट्रोल स्टडीज। 4 केस सीरीज एंड पुअर क्वालिटी
कोहर्ट एंड केस कंट्रोल स्टडीज, 5 एक्सपर्ट ओपिनियन, अप्लाई द एविडेंस इन द डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में प्रमाणों पे काम लेना, मतलब कि कोई भी चीज़ को हमें प्रमाण करना है कि प्रमाणों में एकत्रीकरण एवं मूल्यांकन के पश्चात अंतिम निर्णय तक पहुंचना चाहिए। प्रश्न का अंतिम उत्तर प्राप्त किया जाता है, जैसे प्रमाणों का अध्ययन, एकत्रीकरण, मूल्यांकन के पश्चात यह निर्णय लिया जाता है। 30 वर्ष का पुरुष रोगी जो कि 2 महीने से उदरशूल से पीड़ित था, उसके लिए जांच की उत्तम यूएसजी रहेगी। इसके लिए अतिरिक्त यदि रोगी कुछ अतिरिक्त जांच करवाना चाहता है या कोई अतिरिक्त औषधि लेना चाहता है जो कि शीघ्र प्रभावशाली हो, उनको चिकित्सक द्वारा रोगी को उसकी जाँच, चिकित्सा पद्धति, औषधियाँ, क्षमता, असुविधा, ये सब जाँच लेनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंसी कंडीशन। वर्तमान में विभिन्न बीमारियों के लिए इमरजेंसी विशेषज्ञ EBM रिव्यू के आधार पर एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अर्थात चिकित्सा सूत्र निर्धारित किया गया है, और यह आवश्यक भी होता है क्योंकि अलग अलग रोगी में रोगी की अवस्था अलग अलग हो जाती है। भारत में सन 2009 से लगभग 50 बीमारी के उत्तम एवं क्रमबद्ध चिकित्सा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। FICCI, जिसे हम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहते हैं, ये विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों के लिए साथ मिलकर किया है, परंतु संसाधनों के अभाव के कारण 21 बीमारी के लिए उत्तम एवं क्रमबद्ध चिकित्सा निर्देश स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन STG जारी किए जाते हैं। STG उत्तम एवं क्रमबद्ध चिकित्सा निर्देश सन 2010 में IRDA को प्रेषित किए गए। ये निर्देश अंतिम स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के पास भेजे गए। मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति के पश्चात 21 बीमारियों के ये निर्देश चिकित्सा निर्देश अत्यंत उपयोगी साबित हुए। EBM एंड आयुर्वेद। प्राचीन समय में चिकित्सा के लिए अंतिम परिणाम तक पहुंचने के लिए स्नातक अपने गुरुओं से प्रश्न किया करते। गुरुओं द्वारा कथित वचनों को आप्त कहा जाता है। इसी वचनों का संग्रह करके प्राचीन समय में चिकित्सा संहिताओं का निर्माण किया गया था। आप तो वचनों को चिकित्सा के अंतिम निर्णय तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण माना गया है। नेक्स्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 में, जो कि औषधियों की गुणवत्ता निर्धारण करने के लिए बनाया गया था। उस समय का परिवर्तन संशोधन चाहते हैं एवं उत्तम चिकित्सा एवं अनुसंधान करते समय पर दिशा निर्देश जारी हुए। प्रत्येक अनुसंधान कार्य के लिए संस्थानिक नेतृत्व यानी कि इंस्टीट्यूशनल एथिक कमेटी एवं पशु यानी कि एनिमल एथिक कमेटी की दोनों की जांच आवश्यक की जाती है। उसके बाद आयुर्वेदिक संहिता जितनी भी परंपरा यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लिटरेरी और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के माध्यम से डॉक्यूमेंटेशन बनाया जा रहा है। आयुर्वेद में होने वाले अनुसंधानों पर नज़र बनाए रखने के लिए बढ़ावा नए उपयोगी अनुसंधान जनुपयोग बनाने हेतु भारत सरकार अलग से CCRS यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक सिद्धा की स्थापना कर रही है। आयुर्वेद में अनुसंधानों में प्रायोगिक अध्ययनों में अन्य आधारभूत जिनमें कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जेनेटिक्स, स्टैटिक्स आदि का सहारा लिया जा रहा है। आयुर्वेद में होने वाले अनुसंधानों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुर्वेद में होने वाले नवीन अनुसंधान को प्रकाशित करके उनके बुकलेट्स निकाल के उनकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं और आपको उससे कोई नुकसान नहीं हुआ ये सब बता के हो रहा है। ठीक है। साइंटिफिक राइटिंग, वैज्ञानिक लेखन, अनुसंधानकर्ता के द्वारा लिखे गए अनुसंधान में प्रायोगिक कार्य को निर्धारित मानकों के आधार पर लिपिबद्ध कराना ही साइंटिफिक राइटिंग इनकी वैज्ञानिक लेखन कहलाता है। प्रारंभ से 17वीं शताब्दी में अनुसंधानों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता है। सन 1665 में प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा प्रकाशित की गई। 17वीं शताब्दी के अंत तक 30 से भी अधिक पत्रिकाएं प्रकाशित की गई। 18वीं शताब्दी से प्रसिद्ध पत्रिकाएं जैसे न्यूजीलैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, लैंसेट आदि प्रकाशित किए गए। धीरे धीरे सभी जर्नल के प्रकाशकों ने उत्तम प्रकाशन के मानकों का अनुसरण कर प्रारंभ कर दिया। लगभग 20वीं शताब्दी के मध्य में सभी प्रकाशकों ने इन मानकों को अपनाना किया। IMARD किसी भी अनुसंधान पत्र या शोध पत्र को जिस क्रम में जर्नल में प्रकाशित किया जाए उसे IMARD उसी क्रम का एक्रोनियम कहते हैं। इस क्रम को कॉस्टिंग में दिए गए प्रश्नों के आधार पर वर्णित किया गया है। M से मेथड उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य किया जाता है। R से रिजल्ट, N से एंड एंड D से डिस्कस किया गया प्रायोगिक अध्ययन या अनुसंधान किस प्रकार के उपयोगी साबित होता है। 1979 में अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा IMARD को शोध पत्र प्रकाशित करने हेतु निर्धारित मानक घोषित किया गया। 1978 में बायोमेडिकल जर्नल द्वारा शोध पत्र लिखने हेतु सार्वभौमिक आवश्यकताएं या मानक का यह नियम प्रकाशित किए
किए जाने पर URM यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर्स राइटिंग कहा जाता है। इन नियमों को समय समय पर सन 1986, 2001, 2010 में संशोधित किया गया और अंतिम दिशा प्रदेश में वर्तमान में लागू कंसॉर्ट को घोषित किया गया। IMARD का समावेश कंसॉर्ट के अंतर्गत किया जाता है। कंसॉर्ट के अंतर्गत 25 मानकों की सूची सम्मिलित है। हालांकि प्रत्येक पत्रिका के शोध पत्रों को शामिल करने हेतु अलग अलग मानक होते हैं, फिर भी अनुसंधानकर्ता के द्वारा कंसर्ट का अनुसरण किया जाता है। कंसर्ट में टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट एक होगा। आइटम डिस्क्रिमिनेशन है कि हाउ पार्टिसिपेट वर अलाउंटेड टू द इंटरवेंशन, रैंडम एलोएशन, रैंडमनाइजेशन एंड रैंडमली असाइन। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड 2 है, उसके बाद साइंटिफिक बैकग्राउंड एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ रेशनल्स मेथड पार्टिसिपेंट 3 है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेंट एंड द सेटिंग एंड द लोकलाइज्ड वेयर द डाटा अवर करेक्ट। इंटरवेंशन प्रिसाइब 4 है, precise detail of the intervention intended for each group and how and when they were actually administered. Objective 5 है, specific objective and hypothesis outcomes 6 है, cleanly defined primary and secondary outcome measures and when applicable any method used for enhance the quality of measurement. Multiple observation training. Sample size 7 है, how samples are determined and where applicable. Explanation of the intermediate analysis and stopping the rule. Randomization sequence generation आपके इसमें 8 है कि मेथड यूज टू जनरेट द रैंडम एलोसिएशन सीक्वेंस इंक्लूडिंग डिटेल ऑफ एनी रेस्ट्रिक्टेड ब्लॉकिंग स्ट्रेटिफिकेशन रेंडमाइजेशन एलोकेशन 9 है, मेथड यूज द इम्प्लीमेंट द रैंडम एलोसिएशन सीक्वेंस क्लैरिफाइंग वेदर द सीक्वेंस वाज कंसील्ड अंटिल द इंटरवेंशन were assigned. Randomization implemented 10 है, who generated the allocation sequence where who enrolled participant and who assigned participant to their group. Blending masking 11 है, whether or not participant in those administering the interventions and those assigning the outcomes were blending to group assignment. If done, how the success of blending were evaluated. Statistical methods क्या है कि 12 statistical methods used to compare group for the primary outcome method of additional analysis such as subgroups analysis and adjusted analysis. Result participant flow है 13, flow of participant through each state. Next specifically for each group report the number of participant randomly and assigned receiving the intended treatment, completing the study protocol and analyzed for the primary outcome, describe protocol deviations from study as planned together with the reasons. Requirements 14 है, dates defining the periods or requirements and follow up. Baseline data 15 है, baseline demographic and clinical characteristics of each group. Number analyzed 16 है, number of participants denominator in each group including in each analysis and whether the analysis was by the intention to treat state the result in absolute members with feasible outcomes and estimation 17 है, for each primary and secondary outcome a summary of result for each group and estimated effect size and its prescription 95% confidence. 18th है आपका ancillary analysis address multiplicative by the reporting and other analysis performed including subgroups analysis and adjusted analysis indicating those pre-specified and those exploratory adverse effect. All important adverse effect are side effects in each interventions group. 20 है discussion interpretation of the result taking into the account study hypothesis, sources of potential biases or the impressions and the danger associated with multiplicity of analysis and outcome. 21 generalizability of the trial finding, external validity of trial findings. Overall evidence 22 create general interpretations of the result in the consent of current evidence. Next जो है वो है आपका importance of IT and statistics in Ayurveda and contemporary medical science. इंट्रोडक्शन की बात करें तो आंकड़ों को संग्रहित करने, उनको पुनः प्राप्त करने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान आंकड़े भेजने, परिवर्तन करने हेतु कंप्यूटर और अन्य दूर संचार उपलब्ध उपकरणों जैसे मोबाइल, पेजर इत्यादि का प्रयोग पद्धति नाम की सूचना प्रौद्योगिक है। हालांकि यह शब्द
कंप्यूटर के लिए मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है, परंतु अन्य संचार तकनीकी जैसे टेलीफोन, टेलीविज़न इत्यादि को भी शामिल किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिक के अंतर्गत शामिल कार्यों जैसे आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन, दूसरे स्थान पर आंकड़े भेजना, आंकड़ों का परिवर्तन प्राचीन समय में किया जाता था, परंतु नई तकनीकी हेतु 1958 में सूचना प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। HIT हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्रौद्योगिकी का तात्पर्य ऐसे उपकरणों व तकनीकों से है जिनके माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का संग्रहण, स्थानांतर एवं पुनः प्राप्तिकरण किया जाता है। स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया जाता है: सूचना विभाग, कंप्यूटर विभाग और स्वास्थ्य विभाग। तो स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं के कंप्यूटर अतिरिक्त क्लिनिकल गाइडलाइंस, सामान्य शब्दावली जो कि चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, उनका अर्थ, औषधियों को सम्मिलित सूचनाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्देश इत्यादि को भी सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अनेकों डाटाबेसेस का उपयोग किया जा रहा है। आयुर्वेद में उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु धारा, आयुष रिसर्च पोर्टल, पबमेड इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। डाटा माइनिंग क्या होती है कि इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। डाटा माइनिंग बहुत बड़े आंकड़ों द्वारा समूह के कंप्यूटरीय गणनीय प्रक्रिया के द्वारा अंतिम परिणाम तक पहुंचने की जो प्रक्रिया जिससे कि कोई नया ज्ञान प्राप्त किया जा सके उसे डाटा माइनिंग कहते हैं। डाटा माइनिंग का उद्देश्य डाटा एक्सट्रैक्शन अर्थात आंकड़ों को संक्षिप्त करना, अपितु नॉलेज एक्सट्रैक्शन अर्थात आंकड़ों के समूह संक्षिप्त करना नहीं है, अपितु नॉलेज एक्सट्रैक्शन अर्थात आंकड़ों के समूह से उपयोगी जानकारी प्राप्त करना है। आयुर्वेद एवं अन्य सहायक चिकित्सा पद्धतियों के लिए जिन ऑनलाइन आंकड़ों का कोशों डाटाबेसेस अर्थात इंटरनेट के जरिए जिन स्थानों के आंकड़ों को प्राप्त किया जा सके वे निम्न है: पबमेड लिंक www.ncbi.nih गवर्नमेंट पर PubMed आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी प्राप्त करने, अनुसंधान जो वर्तमान एवं पूर्व में हुए उन चिकित्सक प्रयोगों के आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए मुफ्त सर्च इंजन है जिसका निर्माण, डेवलपमेंट एवं रख रखाव, मेंटेनेंस नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जो कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA में स्थित है के द्वारा किया जाता है। पबमेड के द्वारा बायोमेडिकल साइंस, बिहेवियरल साइंस, बायो इंजीनियरिंग से संबंधित पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं। सन 1879 में LNM नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन USA इंडेक्स मेडिसिन नाम से इसके पास उपलब्ध साइंटिफिक जर्नलिस्ट विज्ञान पत्रिकाएं जिनमें कि अनुसंधान से संबंधित लेख प्रकाशित किए जाते हैं उनकी सूची की इंडेक्स अर्थात अनुक्रमणीय बनाई गई थी। सन 1967 में LLM से विश्वविद्यालय स्तर पर उपलब्ध होने वाले ऑनलाइन डाटाबेस अर्थात जिनमें चिकित्सा विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, जैव विज्ञान से संबंधित आंकड़े, पत्र पत्रिकाएं, अनुसंधान पत्र उपलब्ध थे, वे तैयार किए जिनका नाम मेडुलर ऑनलाइन और मेडोल ऑनलाइन रखा गया। सन 1996 तक यह केवल विश्वविद्यालय स्तर पर उपलब्ध था, परंतु 1997 में इसको सार्वजनिक स्तर पर भी सामान्य लोगों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराया गया। सन 204 में पम्ड का प्रिंट वर्जन पूरी तरह से समाप्त करके इसको पूर्ण रूप से ऑनलाइन अर्थात इंटरनेट आधारित पर किया गया। इसके आयुर्वेद की संबंधित निम्न पत्र पत्रिकाएं पबमेड से सम्मिलित है: IPGT&RA गुजरात द्वारा प्रकाशित, आयु इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, आयुष मंत्रालय, आयुष मिनिस्ट्री जो है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जेम जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन। आयुर्वेद के अतिरिक्त अन्य चिकित्सा पद्धति की 200 से ज़्यादा पत्र पत्रिकाओं को पम्ड में शामिल किया गया: जामा, लैंसेट, IGMS इत्यादि। धारा लिंक www.dhara
धारा.online.com हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च आर्टिकल्स आयुर्वेद से संबंधित पत्र पत्रिका को खोजने हेतु प्रथम ऑनलाइन सेवा थी। धारा नामक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल का निर्माण 3 संस्थाओं CCRS, AVR और स्विस आयुर्वेदिक मेडिकल अकेडमी द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया। धारा नामक ऑनलाइन पोर्टल आयुर्वेद के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी, यूनानी, योगा, अकुपंक्चर इत्यादि के भी पत्र पत्रिका को उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में धारा को अंतर्गत 900 जर्नल पत्रिकाएं शामिल हैं। आयुष रिसर्च पोर्टल लिंक आयुष portal.nis.in ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणों पर आधारित अनुसंधान को खोजने का ऑनलाइन रिसर्च पोर्टल से है। इसका प्रारंभ NIMH द्वारा किया जाता है। NIMH CCRS के निर्देशन में कार्य करता है। वे CCRS का RAS का नियंत्रण आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह ऑनलाइन पोर्टल विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा इत्यादि की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाला क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल और फंडामेंटल रिसर्च को ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। इसमें लगभग वर्तमान में 2000 अनुसंधान लेख उपलब्ध हैं। सिस्टमैटिक रिव्यू इन द आयुर्वेदिक लिंक है आपका www.systematicreview.ayurved.in ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च पोर्टल की शुरुआत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड डर्मेटोलॉजी केरल द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत आयुर्वेद क्षेत्र की 50 से ज़्यादा पत्रिकाओं को सम्मिलित किया गया। प्रारंभिक रूप से इसको आर्थिक सहायता नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की साइंस टेक्नोलॉजी विभाग नई दिल्ली के द्वारा संचालित है, उसके द्वारा की जाती है। एनोटेड बायोग्राफी ऑफ इंडियन मेडिसिन ABIM लिंक है इंडियन मेडिसिन LDSEC.UB.org.NI। यह ऑनलाइन सर्च इंजन ऐसे व्यक्तियों के लिए डाटाबेस उपलब्ध कराता है जो आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों के अनुसंधान में की रुचि रखता है। इस प्रारंभ कार्ल एवं बेरेनिकोसा कार्टेंस फाउंडेशन जर्मनी द्वारा किया जाता है। पडजेट लिंक pubjet.com ये कि भी आयुर्वेद एवं एलोपैथी तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की पत्रिकाओं को प्रकाशित होने पर अनुसंधान लेखों को खोजने का सर्च इंजन है। इसका निर्माण क्लियरेंस सेंट्रल कंपनी बोस्टन US द्वारा किया जाता है। रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लिंक RMIS.nis.in इस पोर्टल का निर्माण CCRS एवं NIMH इन दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है। RMIS MD MS PhD छात्रों के लिए स्टैटिकल से संबंधित समस्याओं का हल उपलब्ध कराती है, साथ साथ उनके सुझाव भी आमंत्रित करती है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैव सूचना विज्ञान यह एक ऐसा बहुआयामी विज्ञान है जो कि जैव सूचनाओं को संबंधित आंकड़ों में एकत्रीकरण, वितरण, विश्लेषण हेतु नई नई पद्धतियां विकसित करता है। इसका मुख्य कार्य उपरोक्त कार्यों हेतु सॉफ्टवेयर विकसित करना है जैसे पबमेड, धारा एक्सेट्रा। वर्तमान में भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विज्ञान के अंतर्गत संचालित बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम के 168 केंद्र संचालित हैं। वर्तमान में आयुर्वेद से संबंधित तकनीकी व कंप्यूटर विज्ञान आयु इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से लोकप्रिय है। तो अब यहाँ पे पार्ट 1 पूरा खत्म हो चुका है। पार्ट 2 में भी 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।